हेलो एंड वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज के 24 नवंबर 2025 के एपिसोड में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपके यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी रेलेवेंट है। चलिए शुरू करते हैं हम लोगों का पहला सेक्शन से, विच इज़ डेली न्यूज़ सिंप्लीफाइड। आज का पहला टॉपिक है लेबर कोड्स। अब हाल ही में सेंटर ने नोटिफाई किया है 4 नए लेबर कोड्स जो 21 नवंबर 2025 से लागू हो गया है। पहले थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं कि ये लेबर लॉज कैसे हुआ, क्या हुआ। तो पहले इंडिया में ऐसा 29 अलग अलग लेबर लॉज थे। कई तो ब्रिटिश ज़माने के थे और काफ़ी आउटडेटेड भी हो चुके थे। अब ये जो नया लेबर कोड्स है, इन्हीं 29 लॉज को मर्ज करके ब्रॉडली 4 लेबर कोड्स बनाया गया है, एक मॉडर्न और सिंपल स्ट्रक्चर के हिसाब से। अब चलिए एक एक करके इन 4 लेबर कोड्स को देखते हैं, इनका की फीचर्स को समझते हैं। सबसे पहले जो बात करेंगे हम लोग, दैट इज़ अबाउट द कोड ऑन वेजेस 2019। ये कोड हर वर्कर के लिए मिनिमम वेज का हक देता है। पहले सिर्फ कुछ शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स के लिए ये होता था, अब सभी वर्कर्स कवर्ड है इसमें। शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स का मतलब होता है जैसे कि जो जॉब्स, जो सेक्टर्स स्पेसिफिकली जो ऑफिशियली गवर्नमेंट शेड्यूल्ड लिस्ट में नोटिफाई करता है फॉर मिनिमम वेज प्रोटेक्शन, उसी वर्कर्स को या उसी एम्प्लॉयमेंट को हम लोग बोलेंगे शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स, ठीक है। और एक नेशनल फ्लोर वेज भी इंट्रोड्यूस किया गया है अभी। इसका मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक मिनिमम वेज फिक्स करेगी और कोई भी स्टेट इससे कम नहीं कर सकता। और सबसे इम्पॉर्टेंट, वेजेस का एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन लाया गया है इस बार। इससे क्या होगा, इससे जो प्रोविडेंट फंड है, ग्रेट्युटी है, बोनस जैसे बेनिफिट्स कैलकुलेट करने में कन्फ्यूजन नहीं होगा आपसे। जेंडर इक्वलिटी का भी ध्यान रखा गया है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, चाहे वो मेल हो या फीमेल। अब दूसरा कोड है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020। ये कोड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, ट्रेड यूनियंस एक्ट और स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट को कंबाइन करता है। अब 7 वर्कर्स मिलके एक ट्रेड यूनियन बना सकता है। रजिस्ट्रेशन के लिए अभी या तो बस 10% चाहिए या 100 वर्कर्स की ज़रूरत होती है, मतलब जो भी कम है इन दोनों में से, क्राइटेरिया वही है। और अगर किसी कंपनी में 300 से ज़्यादा वर्कर्स है तो उसे स्टैंडिंग ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे, जैसे काम के आवर्स, वेज इन्फॉर्मेशन, ग्रीवेंस रिड्रेसल एक्सेट्रा। ले ऑफ या रिट्रेंचमेंट का रूल्स भी सिंप्लीफाई किया गया है। अगर 50 से 300 वर्कर्स है तो 50% वेजेस देने होंगे ले ऑफ के दौरान। अब तीसरा है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। ये कोड काफ़ी रिवोल्यूशनरी है। इसमें गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी लीगल रिकॉग्निशन मिला है, जैसे कि जोमेटो, स्विगी, उबर जैसे प्लेटफॉर्म्स जो अपने टर्नओवर का 1 to 2% कंट्रीब्यूट करना होगा एक सोशल सिक्योरिटी फंड में। एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस स्कीम को इम्प्लीमेंट करती है, इसको भी ये कवरेज देगा। अब ऑल इंडिया लेवल पे ये एक्सटेंडेड रहेगा और हैज़ार्डस प्रोसेसेस में एक सिंगल वर्कर होने पर भी ये मैंडेटरी होगा, जो भी कंडीशंस है, मतलब, ठीक है। लास्ट माइल कवरेज होगा इसका। और एक और अच्छी बात, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर सिस्टम के थ्रू प्रोविडेंट फंड और इंश्योरेंस बेनिफिट्स अब पोर्टेबल है। माइग्रेंट वर्कर्स के लिए काफ़ी ये हेल्पफुल होगा। ग्रेट्युटी रिफॉर्म्स भी आए हैं, जैसे कि फिक्स टर्म एम्प्लॉयज़ अब सिर्फ 1 साल बाद ग्रेट्युटी के एलिजिबल होंगे। और चौथा कोड है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। इसमें नेशनल OSH बोर्ड बनाया गया है जो हर सेक्टर के लिए सेफ्टी नॉर्म्स डिसाइड करेंगे। अब 40+ जो एज ग्रुप है वर्कर्स के उनके लिए फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप मैंडेटरी होगा। और हैज़ार्डस इंडस्ट्रीज़ में रेगुलर हेल्थ सर्वेलेंस भी ज़रूरी है। एक और मेजर चेंज देखा गया है, वुमन अब नाइट शिफ्ट्स और हैज़ार्डस वर्क भी कर सकती है अगर उनकी कंसेंट हो और सेफ्टी इंश्योर्ड हो। वर्किंग आवर्स को स्टैंडर्डाइज किया गया है, आज से 12 घंटे पर डे और वीकली 48 आवर्स लिमिट। ओवरटाइम का डबल पेमेंट मिलेगा। माइग्रेंट और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के लिए भी स्ट्रॉन्ग प्रोविजंस हैं। इक्वल वेजेस, वेलफेयर बेनिफिट्स और एंटाइटलमेंट पोर्टेबल बनाए गए हैं। तो सिग्निफिकेंस क्या है इन कोड्स का? अभी 29 लॉज की जगह 4 इंटीग्रेटेड कोड्स आए हैं। ज़्यादा क्लैरिटी है और कम कंप्लायंस का बर्डन है इसमें। सभी वर्कर्स, चाहे गिग हो, प्लेटफॉर्म हो या माइग्रेंट, सब के लिए सोशल सिक्योरिटी अभी एक्सटेंड की गई है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट जो लीगल स्टेटस दिया गया है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है और प्रोटेक्शन भी है। और सबसे अच्छी बात, वुमेन के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी इंश्योर की गई है। पर कुछ चैलेंजेस भी है। लेबर कॉन्करेंट लिस्ट में आता है तो स्टेट गवर्नमेंट्स को भी अपने रूल्स फ्रेम करने होंगे। इम्प्लीमेंटेशन तभी फुल होगा।
फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट का मिसयूज़ हो सकता है अगर मॉनिटरिंग सही से ना हो। एमएसएमईज़ के लिए नए नॉर्म्स इंप्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, जैसे डॉक्यूमेंटेशन और सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स। ट्रेड यूनियंस का कॉन्सर्न है कि इंस्पेक्शन सिस्टम वीक हो गया है और कलेक्टिव बार्गेनिंग राइट्स कमज़ोर पड़ गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अवेयरनेस काफ़ी लो है अनऑर्गेनाइज्ड और माइग्रेंट वर्कर्स के बीच। आउटरीच कैंपेन्स अभी ज़रूरी होंगे। तो चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगले टॉपिक जोहानिसबर्ग में G20 समिट 2025 में हुआ। ये समिट इस बार कुछ खास था क्योंकि पहली बार G20 लीडर्स समिट हुआ अफ्रीकन सॉइल पर। होस्ट किया साउथ अफ्रीका ने जोहानिसबर्ग में नवंबर 2025 के महीने में। इस समिट में जो डिक्लेरेशन एडॉप्ट हुआ उसका नाम है जोहानिसबर्ग G20 डिक्लेरेशन। इसमें कई मेजर ग्लोबल कमिटमेंट्स लिए गए। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि कितना कमिटमेंट्स लिया गया, जो एक एक करके देखते हैं। पहला मेजर पॉइंट था मल्टीलैटरलिज्म का रीअफर्मेशन। G20 ने क्लियर किया कि यूएन चार्टर के प्रिंसिपल्स जैसे पीसफुल डिस्प्यूट सेटलमेंट और सिविलियंस की प्रोटेक्शन उनके कोर वैल्यूज़ है। टेररिज्म को हर फॉर्म में कॉन्डेम किया गया और डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस प्रमोट किए गए कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए, जैसे सूडान, पैलेस्टाइन, यूक्रेन एक्सेट्रा। तो एक्सपीरियंस ये लाइन प्रीलिम्स में आ सकती है, तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। रिसेंटली जो G20 समिट हुआ, रीअफर्म्ड क्या कमिटमेंट टू द यूएन चार्टर एंड कॉन्डेम्ड टेररिज्म ग्लोबली। अगर ये स्टेटमेंट आ गया तो ये करेक्ट है। दूसरा की एरिया है जस्ट एंड इंक्लूसिव एनर्जी ट्रांजिशंस। लीडर्स ने एग्री किया कि हमें ग्लोबल लेवल पर रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को ट्रिपल करना होगा और एनर्जी एफिशिएंसी को डबल। और ख़ास फोकस रहा अफ्रीका पर, जहां मिशन 300 लॉन्च हुआ, जिसका एम है 300 मिलियन अफ्रीकन्स को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना। सोच के देखिए, अगर पूरी कॉन्टिनेंट के लिए ऐसी इलेक्ट्रिफिकेशन पुश आए तो डेवलपमेंट कितना फास्ट हो सकता है। तीसरा पॉइंट, फूड सिक्योरिटी और क्लाइमेट रेजिलियंस। इस बार फूड सिक्योरिटी को लोकल और क्लाइमेट रेजिलियंट अप्रोच से एड्रेस किया गया, जिसे बोला गया उबंटू अप्रोचेस। इसमें स्मॉल होल्डर फार्मर्स को एम्पावर करना और अफ्रीकन फ्रेमवर्क्स जैसे CAADP और AFCTPA का सपोर्ट करना इंक्लूडेड है, ताकि फूड सिस्टम्स ज़्यादा रेजिलियंट बन सके। अगला पॉइंट है अफ्रीका के साथ स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप। समिट में एक नए फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किया गया, G20 अफ्रीका कोऑपरेशन एजेंडा। साथ ही एक मेजर रोड मैप लॉन्च हुआ, कॉम्पैक्ट विद अफ्रीका 2025-2023, जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रेड इंटीग्रेशन और इन्वेस्टमेंट पे फोकस दिया गया है। ये भी याद रखिए, इस समिट में अफ्रीकन यूनियन को भी फुल G20 मेंबरशिप मिला है, जो अब G20 में 21 मेंबर्स है। ये भी याद रखिए, G20 में 20 नहीं 21 मेंबर्स हैं। तो और अगला पॉइंट अगर हम लोग बोले तो वुमेन, यूथ और सोशल डेवलपमेंट भी देखा गया है। इस समिट में कुछ नई ग्लोबल टारगेट्स अडॉप्ट की गई है, जैसे कि नेल्सन मंडेला बे टारगेट, नीट रेट को 2030 तक 5% रिड्यूस करना, ब्रिस्बेन तेक्वनी गोल का रिवीजन, जेंडर लेबर फोर्स गैप को 25% से कम करना, जेंडर वेज गैप को 15% तक रिड्यूस करना बाय 2035। ये सारे सोशल इंडिकेटर्स अभी हम लोग का GS पेपर 2 के लिए हाईली रिलेवेंट है। गवर्नेंस में आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। चलिए अब देखते हैं, इंडिया ने जोहानिसबर्ग समिट में कुछ विजनरी प्रपोजल्स रखे। तो चलिए 4 मेजर प्रपोजल्स जो रखे थे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं इसको। G20 इनिशिएटिव्स ऑन काउंटरिंग द ड्रग टेरर नेक्सस। इंडिया ने प्रपोज किया एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लेटफॉर्म जिसमें फाइनेंशियल ट्रैकिंग, लॉ एनफोर्समेंट, कोऑपरेशन और गवर्नेंस रिफॉर्म्स इंक्लूडेड है, ताकि ग्लोबल ड्रग टेरर इकोनॉमी को वीकेंड किया जा सके। सोच के देखिए, अगर नार्कोटिक्स और टेरर फंडिंग का लिंक ब्रेक हो जाए तो ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी कितना स्ट्रेंथन होगा। दूसरा है G20 अफ्रीका स्किल्स मल्टीप्लायर इनिशिएटिव। इंडिया ने एक ट्रेन द ट्रेनर मॉडल प्रपोज किया है। एम है इसका कि 1 मिलियन सर्टिफाइड ट्रेनर्स ट्रेन करना अफ्रीका में अगले 10 सालों में। ये मॉडल अफ्रीका के स्किलिंग इकोसिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर सकता है और इंडिया का ग्लोबल साउथ लीडरशिप रोल और स्ट्रॉन्ग हो रहा है इसके थ्रू। और तीसरा पॉइंट देख सकते हैं, ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपोजिटरी। इस इनिशिएटिव का मकसद है कि इंडिजिनियस और इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को डॉक्यूमेंट किया जाए और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स को प्रमोट किया जाए। ये आइडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और क्लाइमेट रेजिलियंस के टारगेट से भी लिंक्ड है। चौथा है क्रिटिकल मिनरल्स सर्कुलेटरी इनिशिएटिव। अब इंडिया ने क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए एक और इम्पोर्टेंट प्रपोजल दिया, जिसमें रिसाइकलिंग, अर्बन माइनिंग और वैल्यू चेन रेजिलियंस को प्रमोट किया जाएगा, स्पेशली फॉर लिथियम, कोबाल्ट जैसे क्रिटिकल मिनरल्स।
ये टॉपिक अभी GS3 के साइंस एंड टेक सेक्शन में या इन्वायरमेंट में इम्पॉर्टेंट है। और थोड़ा बैकग्राउंड भी याद रखिए G20 के बारे में। G20 एस्टेब्लिश हुआ था 1999 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद। 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद इसे लीडर्स समिट लेवल पे एलिवेट किया गया। आज G20 रिप्रेजेंट करता है 85% ऑफ ग्लोबल GDP, 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड और 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। इसका प्रेसिडेंसी हर साल रोटेट होता है और अभी साउथ अफ्रीका 2025 का होस्ट था, ब्राज़ील 2024 का होस्ट था और USA 2026 का होगा। इसे बोला जाता है ट्रोइका सिस्टम फॉर कंटिन्यूटी। तो चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। दिस इज़ अबाउट यूनाइटेड नेशंस। अब यूनाइटेड नेशंस का रिसेंटली 80 ईयर्स हो चुका है, लेकिन क्वेश्चन ये है क्या आज भी वर्ल्ड के बिग कॉन्फ्लिक्ट्स, जो बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स है, उसको क्या इफेक्टिवली सॉल्व कर पा रहा है यूनाइटेड नेशंस? ये क्वेश्चन है। सोचिए, देखिए, इजराइल, हमास, रशिया, यूक्रेन, सूडान ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, क्या यूएन ने इनमें टाइमली और इम्पैक्टफुल एक्शन लिया? आंसर है नहीं। और इसी वजह से यूएन की रेलेवेंस पर सवाल उठने लगे हैं। यूएन अभी क्यों वीक हो रहा है? सबसे पहला रीज़न, पावर स्ट्रक्चर आउटडेटेड है। जो UNSC है, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, इसका जो फ्रेमवर्क है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1945 में बनाया गया था, जब दुनिया बिल्कुल अलग थी। आज वर्ल्ड मल्टीपोलर है, पर UNSC में पावर अभी भी 5 परमानेंट मेंबर्स के हाथ में है, US, UK, फ्रांस, रशिया, चाइना। वेटो का एक इशू है, ये आप लोगों को जैसे पता है, इन 5 कंट्रीज़ में दे हैव अ वेटो पावर। सो वेटो प्रॉब्लम ये सबसे बड़ा इशू है। जब भी कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट होता है, जैसे गाज़ा, यूक्रेन, सीरिया, तो रशिया या US वेटो यूज़ करके एक्शन ब्लॉक कर देता है। इससे UNSC की क्रेडिबिलिटी थोड़ा गिरती तो है। एक क्विक एग्जांपल अगर देखें हम लोग, अगर UNSC एक पीस रिवॉल्यूशन पास करना चाहे और रशिया ने वेटो कर दिया, तो पूरा प्रपोजल उसका रिजेक्ट हो जाता है। तो सोचिए इस तरह पीस कैसे पॉसिबल होगा, है कि नहीं? तो ग्लोबल साउथ की रिप्रेजेंटेशन मिसिंग है। इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, वो भी मिसिंग है वहाँ। अफ्रीका सबसे फास्ट ग्रोइंग कॉन्टिनेंट है। जर्मनी, जापान, ब्राज़ील, ये मेजर इकोनॉमीज़ है, ये भी मिसिंग है। मतलब इनमें से किसी को परमानेंट सीट तो अभी तक UNSC में मिली नहीं है। इसलिए ग्लोबल साउथ को लगता है कि UN डिसीजंस उनके इश्यूज़ को रिफ्लेक्ट ही नहीं करते। अब नया ट्रेंड है, कंट्रीज़ UN को बाईपास करके कर रहा है, जो भी एक्शंस ले रहे हैं वो लोग, जो भी काम कर रहे हैं, दे आर जस्ट बाईपासिंग व्हाट UN हैज़ टू से। कंट्रीज़ अब और प्लेटफॉर्म्स पर रिलाई कर रहे हैं, जैसे G20, ब्रिक्स प्लस, IBSA, फिर रीजनल ग्रुप जैसे कि अफ्रीकन यूनियन, आसियान, क्योंकि ये बॉडीज़ ज़्यादा फास्ट, इशू बेस्ड और फ्लेक्सिबल है। UN में डिस्कशंस लंबी होती है, एक्शंस स्लो होता है, एक क्रिटिसिजम्स बोला गया है। फिर UN न्यू एज चैलेंजेस को टैकल नहीं कर पा रहा है। 1945 में जब UN चार्टर लिखा गया था, तब AI, क्लाइमेट चेंज, साइबर वारफेयर, पेंडेमिक्स जैसे इश्यूज एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। आज ये सब बिगेस्ट थ्रेट्स में है और UN के पास इनके लिए अपडेटेड मैकेनिज्म्स नहीं है। इंडिया कहाँ स्टैंड करता है इसमें? इंडिया है कि चैम्पियन ऑफ रिफॉर्म्ड मल्टीलेटरलिज्म, हम लोग बोल सकते हैं इंडिया को, राइट? क्योंकि इंडिया कह रहा है कि UN को डेमोक्रेटिक, इंक्लूसिव और रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। मेजर डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो वॉइस है वो मिल के आना चाहिए सभी ओर से। फिर UNSC परमानेंट मेंबरशिप की डिमांड इंडिया अपना क्लेम जस्टिफाई करता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, ग्लोबल डिप्लोमेसी। UN पीस कीपिंग में भी हम लोग हाईएस्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस भेजते हैं, रिस्पॉन्सिबल इंटरनेशनल बिहेवियर है हम लोगों का, तो हम लोग क्यों ना हो इसमें? इंडिया G4 ग्रुप का भी पार्ट है, जैसे कि इंडिया, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील, जो UNSC एक्सपेंशन डिमांड करता है। इंडिया वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ भी है। ग्लोबल साउथ समिट 2023 होस्ट करके इंडिया ने दिखाया कि वो डेवलपिंग वर्ल्ड की आवाज़ बन रहा है। इंडिया ने G20 प्रेसिडेंसी में थीम लिया, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इसे इंक्लूसिव डिप्लोमेसी को प्रमोट किया गया। फिर ग्लोबल लीडरशिप इन डेवलपमेंट, ये भी आप लोग बोल सकते हो। इंडिया ने कुछ इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, CDRI, फिर वैक्सीन मैत्री। ये सब प्रूफ है कि इंडिया प्रैक्टिकल ह्यूमन सेंट्रिक लीडरशिप प्रोवाइड कर रहा है ग्लोबली। अब UN रिफॉर्म में कुछ चैलेंजेस है, वो क्या है देखते हैं। ये जो P5 कंट्रीज़ हम लोगों ने जिसके बारे में डिस्कस किया, ये अपना जो वेटो पावर है ये लूज़ करना नहीं चाहता। फिर जियोपॉलिटिकल राइवलरीज है, जैसे कि US, चाइना, रशिया, वेस्ट, ये सब तो है ही। फिर रीजनल डिस्प्यूट्स, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, जापान, चाइना, ठीक है। तो UN चार्टर अमेंडमेंट के लिए 2/3 वोटिंग चाहिए, प्लस
सब P5 मेंबर्स के अप्रूवल चाहिए, जो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता है। तो इसलिए कोई काम आगे नहीं बढ़ता यूएन में। नो परमानेंट रिफॉर्म बॉडी, इस वजह से रिफॉर्म फैटिग हो जाता है। अब सॉल्यूशंस क्या है इसका, कैसे रिफॉर्म पॉसिबल हो सकता है? पहला है कि इंक्रीमेंटल रिफॉर्म सब लोग कर सकते हो, जैसे कि फुल रिस्ट्रक्चरिंग एक बार में नहीं, पहले स्मॉल स्टेप्स लिया जाए। पहले वीटो रिस्ट्रेंट मैकेनिज्म हम लोग कर सकते हैं, फिर मतलब वीटो को हटा सकते हैं धीरे धीरे। फिर इलेक्टेड सीट्स एक्सपांड करना है, लॉन्गर टर्म सीट्स मेजर पावर्स के लिए करना है, टाइम बाउंड रिफॉर्म नेगोशिएशंस करना है, ओपन एंडेड टॉक्स एंड करना है, प्रॉपर टाइमलाइन के साथ टैक्स बेस्ड नेगोशिएशंस होना चाहिए। फंडिंग रिफॉर्म में भी ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा डोनर्स इन्वॉल्व होना चाहिए उसमें, ताकि ऑपरेशनल न्यूट्रलिटी हो। फिर ग्लोबल साउथ की आवाज़ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करना है, अफ्रीकन यूनियन, G4, जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स को डिसीजन मेकिंग में रोल दिया जाना चाहिए। फिर 21st सेंचुरी का ग्लोबल गवर्नेंस चार्टर बनाना जाए, जिसमें टेक्नोलॉजी, सोवरेनिटी, इनइक्वालिटी, क्लाइमेट जस्टिस के नॉर्म्स अपडेट हो, ठीक है। और एक मॉडर्न, इंक्लूसिव और मल्टीपोलर वर्ल्ड को रिफ्लेक्ट करने वाला जो यूएन ही क्रेडिबल गवर्नेंस दे सकता है, ये जान लेना चाहिए। तो इसी एंगल में हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। आपको क्या लगता है भाई कि क्या इंडिया फ्यूचर में यूएनएससी परमानेंट सीट ले पाएगा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। दिस इज़ अबाउट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म। ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म को ही हम लोग नक्सलवाद कहते हैं, और अब ये अपने सबसे कमज़ोर दौर में है। रिसेंट न्यूज़ में 2 बड़े माओइस्ट लीडर्स मध्वी हिदमा और बसावाराजू को सिक्योरिटी फोर्सेस ने न्यूट्रलाइज किया है। इससे क्लियर सिग्नल मिला है कि सीपीआई माओइस्ट का मिलिट्री स्ट्रक्चर कोलैप्स कर रहा है। ये अचीवमेंट नक्सल मुक्त भारत अभियान का मेजर सक्सेस माना जा रहा है। और अभी थोड़ा LWE की बैकग्राउंड क्या है इसको थोड़ा जान लेते हैं। तो LWE की शुरुआत हुई थी 1967 में नक्सलबारी मूवमेंट से, वेस्ट बंगाल में ये है। ये मूवमेंट शुरू हुआ था जल, जंगल, ज़मीन के इश्यूज़ पर। ट्राइबल कम्युनिटीज़ का लैंड एलिनेशन, पॉवर्टी और मार्जिनलाइजेशन का गुस्सा था। बाद में माओइस्ट ग्रुप्स ने रेड कॉरिडोर में अपना बेस बना लिया। रेड कॉरिडोर जो मतलब छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार के कुछ ये पार्ट्स में है। और 2004 में CPI माओइस्ट बना, और इन्होंने आर्म स्क्वाड्स, पैरेलल कोर्ट्स और एक्सटॉर्शन नेटवर्क्स के थ्रू स्टेट की अथॉरिटी को चैलेंज किया। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का प्रेजेंट स्टेटस अभी क्या है? 2010 में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वायलेंस का 1936 इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए थे। 2024 में ये गिर के सिर्फ 374 रह गया, मतलब 81% का रिडक्शन। सिविलियन प्लस सिक्योरिटी फोर्सेस की डेथ्स भी 1000 से ज़्यादा था पहले, अभी ये गिर के अभी 150 हो गया है। 85% ड्रॉप है इसमें। फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरिया था 18,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, जो अभी होके आया है 4,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। सब में अभी अचीवमेंट्स अभी थोड़ा बेटर होते हुए देख रहा है। अभी नक्सल मुक्त भारत की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं। और अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स है 126 डिस्ट्रिक्ट्स था पहले 2010 तक, अभी बस 20 रह गया है। सबसे ज़्यादा अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स अब सिर्फ 6 है, जैसे कि बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर, सुकमा, ये छत्तीसगढ़ में है, और वेस्ट सिंहभूम झारखंड में है, गढ़चिरौली महाराष्ट्र में है। ये स्टेट्स थोड़ा स्टेट्स का और डिस्ट्रिक्ट का नाम थोड़ा जान लीजिएगा, कभी कभी मैच द फॉलोइंग में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। और 2024 में ही 290 माओइस्ट न्यूट्रलाइज, 1090 अरेस्टेड और 881 सरेंडर हुआ है। पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हुआ क्यों था, क्या इश्यूज थे? जंगल ज़मीन डिप्राइवेशन, ट्राइबल्स के लैंड और फॉरेस्ट राइट्स छीन गए। गवर्नेंस गैप भी बहुत था, जैसे कि सरकारी ऑफिसेस, पुलिस, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स रिमोट एरियाज़ में वो थी ही नहीं। गरीबी और बेरोजगारी ये एक मेजर फैक्टर था। यूथ को माओइस्ट ने इजी टारगेट्स बनाया। फिर करप्शन और एक्सप्लॉयटेशन भी था। लोकल ऑफिशियल्स, कॉन्ट्रैक्टर्स और लैंड माफियाज़ ने ट्राइबल्स का एब्यूज़ किया, तो इस वजह से वो थोड़ा और चार्ज हो गए। फिर कल्चरल मार्जिनाइजेशन तो था ही, आदिवासी आइडेंटिटी को इग्नोर किया गया था। सरकार ने अभी क्या क्या स्टेप्स लिया लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को ख़त्म करने के लिए? नेशनल पॉलिसी ऑन एक्शन प्लान 2015, पहली बार सिक्योरिटी प्लस डेवलपमेंट प्लस ट्राइबल राइट्स को एक साथ एड्रेस किया गया था। दिस इज़ अ पॉइंट टू बी रिमेंबर्ड, नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान, जिसमें सिक्योरिटी भी होता है, डेवलपमेंट भी होता है, ट्राइबल राइट्स को भी एड्रेस किया जाता है, सब एक साथ होता है। फिर समाधान डॉक्ट्रिन, स्मार्ट लीडरशिप, एग्रेसिव ऑपरेशंस, टेक्नोलॉजी यूज़ और फाइनेंशियल नेटवर्क्स को टारगेट करना इसमें फोकस है। नक्सल मुक्त भारत अभियान 2024-2026, एक क्लियर टारगेट मार्च 2026 तक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को ख़त्म करना है इंडिया में।
सिक्योरिटी ग्रिड का एक्सपेंशन होना, जैसे कि 280 नए सिक्योरिटी कैंप्स, 15 जॉइंट टास्क फोर्सेस और 45 पुलिस स्टेशन अभी बनाया गया है। डेवलपमेंट इंटरवेंशंस भी देखे गए हैं, जैसे कि 48 ITIs, 61 स्किल सेंटर्स, EMRS स्कूल्स, ट्राइबल यूथ का पुलिस में रिक्रूटमेंट, ये सारे स्टेप्स लिया गया है। सिविक एक्शन प्रोग्राम में भी आप लोग देख सकते हो मेडिकल कैंप्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स, पब्लिक आउटरीच, जिससे पब्लिक और सरकार के बीच का ट्रस्ट बना रहा है। और सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, माओइस्ट के लिए हाउसिंग, फाइनेंशियल सपोर्ट और ट्रेनिंग का पैकेज दिया गया था, और इससे क्या हुआ कि 8,000 से ज़्यादा लोगों ने ये वायलेंस छोड़ दिया है। अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? डेवलपमेंट सैचुरेशन, फिर रोड्स, टेलीकॉम, बैंक्स, हेल्थ सर्विसेज हर विलेज तक पहुंचनी होगी। ट्राइबल फोकस लाइवलीहुड करना होगा। पैसा, FRA, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, लोकल जॉब्स, ये सबको बूस्ट करना होगा। अर्बन और फाइनेंशियल सपोर्ट नेटवर्क्स का एंड करना होगा। NGOs, ओवरग्राउंड सपोर्टर्स, इनका मॉनिटरिंग और एक्शन होना चाहिए, ये भी बोला जा सकता है। फिर ड्रोन, AI, बेटर पुलिसिंग ट्रेनिंग, साथ ही ह्यूमन राइट्स का ध्यान भी ज़रूरी है। तो ये सब हम लोग कर सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ, न्यूज़ इन शॉर्ट। तो आज का पहला न्यूज़ इन शॉर्ट का टॉपिक है संगाई फेस्टिवल 2025। ये मणिपुर में होता है, मणिपुर का फेमस संगाई फेस्टिवल। इसको अभी लेकिन इस बार शुरुआत हुई प्रोटेस्ट के बीच। इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स और NGOs कह रहा है कि जब तक कुकी, जो और मेटी कम्युनिटीज़ के बीच का एथनिक कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व नहीं होता है, तब तक फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। और ये फेस्टिवल क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग को भी जानना है। न्यूज़ में तो इसलिए था, लेकिन वाई संगाई फेस्टिवल इंपॉर्टेंट? संगाई फेस्टिवल मणिपुर का बिगेस्ट कल्चरल इवेंट है। हर साल नवंबर में ये होता है। नाम पड़ा है मणिपुर के स्टेट एनिमल संगाई डियर के नाम पर। इस फेस्टिवल में होती है ट्रेडिशनल डांस, हैंडलूम, म्यूज़िक, मार्शल आर्ट्स और स्पेशल परफॉर्मेंस, जिसको हम लोग बोलते हैं रासलीला। 2025 का थीम है वेयर ब्लॉसम्स ब्रीथ हार्मनी, यानी यूनिटी एंड पीस प्रमोट करना। संगाई डियर के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं अभी। संगाई एक डांसिंग डियर के नाम से फेमस है, क्योंकि ये फ्लोटिंग फुमडीज जो होता है वहाँ, उसमें चलती रहती है, वो जंप करती रहती है। एक फुमडीज, मतलब वन फुमडीज टू द अदर दे जंप, एंड सो दे आर कॉल्ड डांसिंग डियर्स। ये डियर सिर्फ मणिपुर के केवल लमजाओ नेशनल पार्क में मिलती है, जो दुनिया का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। अब इसका कंजर्वेशन स्टेटस अगर देखें तो IUCN रेड लिस्ट में क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल 1 के अंदर आता है। और हाँ, मेटी कम्युनिटी के लिए ये डियर कल्चरली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब चलती है दूसरे टॉपिक की तरफ, डार्क पैटर्न्स। आपने कभी ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते टाइम देखा होगा, स्टार्टिंग में आपको जो प्राइस दिखता है ना 500 रुपीज़, मान लीजिए कुछ आपने ऑर्डर किया, पहले आपको दिखेगा 500 रुपीज़, लेकिन चेकआउट करते करते आपको 700 हो जाता है। ये क्या होता है? मतलब ऐप ने अपने जो आपके जो बास्केट में कुछ एक्स्ट्रा आइटम ऑटोमेटिकली डाल दिया, ऐसा हो सकता है, राइट? ये सब कौन करता है? डार्क पैटर्न्स का एग्जांपल्स है। डार्क पैटर्न्स अभी क्या होता है? ये होती है यूज़र इंटरफेस ट्रिक्स, जिसे आपको कंफ्यूज, मिसलीड या फोर्स किया जाता है कुछ ऐसा करने के लिए जो आप करना ही नहीं चाहते। ये टर्म 2010 में कॉइन किया गया था बाय एक्सपर्ट हैरी ब्रिगनल। तो एस्पिरेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे विद नए टॉपिक्स। दिस इज फोकस UPSC साइनिंग ऑफ। जय हिंद।